अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है वो स्टूडेंट्स को बाइक्स देने जा रही है। इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जा रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये बाइक्स फ्री होंगी या इसमें कुछ पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे सामने आए थे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी उन सारे क्वेश्चंस के वैसे तो आंसर किए हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये बाइक्स जो हैं ये टोटली फ्री नहीं है, ठीक है? अगर तो आप लोग ये सोच रहे थे कि ये बाइक्स टोटली फ्री हैं और जैसे लैपटॉप गवर्नमेंट फ्री देती थी वैसे ही बाइक्स भी फ्री देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फ्री बाइक्स नहीं है, ये सब्सिडाइज्ड बाइक्स हैं। सब्सिडाइज्ड का मतलब है कि इसमें कुछ पैसे जो हैं वो स्टूडेंट देगा और कुछ पैसे गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। अब स्टूडेंट ने किस तरह पैसे देने हैं और गवर्नमेंट किस तरह कंट्रीब्यूट करेगी, ये सारा कुछ मैं आपको और इससे इसके अलावा और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जो वेबसाइट है वहाँ पर उनके आंसर दिए भी हुए हैं, वहाँ से हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ पूछी जा रही है कि इस बाइक के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, तो वो भी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले चलते हैं कि हम लोगों ने इसकी वेबसाइट पे जाना कैसे है, और नंबर 2 फिर हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे इस वीडियो में और अप्लाई करने का पूरा तरीका देखेंगे, ठीक है? और अगर तो कोई स्टूडेंट ये समझ रहा था या कोई भी ऐसा व्यूअर जो कि इस वीडियो को देख रहा है, पहले भी वो वीडियो उसने देखी है और वो ये समझ रहा था कि ये जो बाइक है ये बिल्कुल 100% फ्री है, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और अब उसका माइंड जो है अगर वो चेंज हो गया तो वो बेशक इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दे, क्योंकि ये फ्री बाइक्स नहीं हैं, ये सब्सिडाइज्ड बाइक्स हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ये देखना चाहते हैं कि हमने पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट प्लान जो है वो गवर्नमेंट का थोड़ा ईज़ी है। अगर आप ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे आप लेना चाहते हैं बाइक और चाहते हैं कि कोई इंटरेस्ट वगैरह भी ना देना पड़े आपको, जैसे कि पता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे बाइक लेते हैं तो उसकी अमाउंट जो है अगर वो फ़र्ज़ करें 1.5 लाख की बाइक है तो वो आपको किस्तों पे 1.5 लाख की नहीं मिलती, वो उससे ज़्यादा पैसों की मिलेगी, ठीक है? और वो बैंक टू बैंक और जो भी इंस्टीट्यूशन फंडिंग कर रहा है उस पे डिपेंड करता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर, वो 1,80,000 कर लें, वो 1,90,000 कर लें 1.5 लाख वाली बाइक का, वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? वो उस इंस्टीट्यूशन पे। तो एक तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे बाइक मिलेगी, लेकिन आपको उसकी किस्तें ही सिर्फ़ देनी पड़ेंगी, जो आपके हिस्से में रकम आएगी, ठीक है? यानी कि अगर 1.5 लाख की बाइक है, तो उसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट दे देगी और जो पैसे आपके हिस्से में आएँगे, वो आपने लम सम नहीं देने, वो आपने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है, सूद जिसे हम कहते हैं, वो नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट पे करनी नहीं पड़ेगी, वो सारी गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट 2 तरह का कंट्रीब्यूशन दे रही है। नंबर 1 जो आपका एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, यानी कि 1.5 लाख की बाइक है और इंस्टॉलमेंट पे अगर वो 1,80,000 की है, तो वो जो ऊपर वाला 30,000 है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। और इसके अलावा जो आपका 1.5 लाख था, उसमें से भी कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और आपके हिस्से में जो अमाउंट आएगी, वो आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होगी। हाँ, डाउन पेमेंट होती है। डाउन पेमेंट मतलब जो एडवांस दिया जाता है, जब आपने बाइक लेनी है उस वक़्त एक एडवांस रकम दी जाती है, वो एडवांस आपके हिस्से में आएगा। वो कितना आएगा और किस तरह आपने वो पे करना होगा और बाइक के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम वैसे पहली वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जल्दी से हम इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। आएँगे हमारे आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन आंसर जो सेशन हम देखेंगे उसमें हम लोग इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं जी हम लोग हमने वेबसाइट कौन-सी पे जाना है। तो यहाँ पर आप सर्च बार में लिखेंगे बाइक्स BIKES बाइक्स डॉट पंजाब PUNJAB पंजाब सॉरी पंजाब डॉट GOV यानी कि गवर्नमेंट डॉट PK, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएँगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस पेज में देखें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा जी कि रजिस्टर नाउ, ठीक है? तो यहाँ से आपका अप्लाई का तरीकाकार शुरू हो गया कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, रजिस्टर नाउ पे जाना है और रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे
तो थोड़ा सा वेट करते हैं जी, नेट थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट। तो देखते हैं, अभी आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। लेट्स सी। ये पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है। तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम देना है, अपना पूरा नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और CNIC नंबर यानी कि आईडी कार्ड नंबर जो आपका है वो आपने लिखना है। और इसके बाद आपने जेंडर अपनी सिलेक्ट करनी है, मेल फीमेल वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर आपने पासवर्ड दे देना है, और वही पासवर्ड आपने दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है, री एंटर करना है, ठीक है। ये दोनों पासवर्ड जो हैं ये मैच होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर CNIC नंबर देंगे और जो पासवर्ड देंगे ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है, और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपने आ जाना है दोबारा, ये यहाँ पर जो आपको राइट कॉर्नर पे यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लॉग इन टू अप्लाई, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपने लॉग इन पे आके क्लिक कर देना है। जब आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो चीज़ें आएंगी, एक तो CNIC नंबर और एक पासवर्ड। यहाँ पर आपने वही CNIC नंबर देना है जो आपने वहाँ पर पीछे रजिस्टर करते वक्त आपने एंटर किया था, जो आपका अपना आईडी कार्ड नंबर है। और यहाँ पर पासवर्ड भी आपने वही यूज़ करना है जो कि आपने अभी रिसेंटली एंटर किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। ये एंटर कैप्चा है, कैप्चा में आपने जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके सामने आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, और फिर आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म जो है वो आपने फिल कर देना है, और वो जैसे ही फिल करके आप सबमिट करवाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन का इजाफा हो जाएगा। अभी तक टोटल जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर जो शो हो रही हैं, 1660 एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। और इसमें पेट्रोल बाइक्स के लिए आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दो किस्म की बाइक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। नंबर 1 पेट्रोल बाइक्स, और नंबर 2 ई बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो पेट्रोल बाइक्स जो हैं वो 1406 1406 एप्लीकेशन जो हैं वो अब तक सबमिट हो चुकी हैं। और इसी तरह ई बाइक्स के लिए 254 एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी तक सबमिट हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपको साथ साथ टाइम भी बताया जा रहा है कि 14 डेज़ बाकी हैं, ठीक है। यानी कि 29 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आपने उससे पहले पहले अप्लाई कर देना है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने ये जो ई बाइक्स हैं, ये 1000 ई बाइक्स हैं और 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं, ये जो ऑफ़र की गई हैं, ठीक है। ये जो 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं, इनमें से 11,676 बाइक्स जो हैं वो मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और 7,324 जो बाइक्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो 1000 ऑफ़र की गई हैं, उसमें से 700 जो है वो मेल स्टूडेंट्स के लिए, और 300 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए सिर्फ ये जो 5 सिटीज़ हैं, इन 5 सिटीज़ के जो लोग हैं सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पेट्रोल बाइक्स के लिए पंजाब में किसी भी सिटी से जो आप बिलोंग करते हो कोई मसला नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कौन-कौन सी सिटीज़ हैं? फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर। ये सिर्फ 5 सिटीज़ वाले जो हैं, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनके आंसर सब ने ये पेज पे दिए हुए हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो स्किप कर दें, और इस वेबसाइट पे जाके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स आपको यहाँ पर नीचे लिखे हुए मिल जाएँगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल अगर आपको नहीं समझ आता इसका, या आप डिटेल में सुनना चाहते हैं इनके आंसर्स, तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम। तो इसमें लिए आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये ऑफ़र नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएट कॉलेज, और जाके अपनी क्लासेस जो हैं वो अटेंड करते हैं, ये उनके लिए। और वो स्टूडेंट जो है वो बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि करंटली एनरोल्ड होना चाहिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन अ स्टूडेंट अप्लाई अदर देन थ्रू दी वेब पोर्टल। ये जो वेब पोर्टल इन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा भी किसी और जगह से अप्लाई कर किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। इसका आंसर है जी नो, ठीक है। आप इसी प्रोसेस के थ्रू आएंगे, यहाँ पर आके जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप
अप्लाई करेंगे और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आप फिल करके आप सबमिट कर देंगे। तो इसके थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो ई बैलेटिंग के लिए एक्सेप्ट की जाएगी। अब ई बैलेटिंग क्या है वो भी अभी आगे क्वेश्चन एक आएगा, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप किसी भी तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ बाइक्स आर बीइंग ऑफर्ड अंडर द स्कीम। तो दो किस्म की बाइक्स हैं, नंबर वन ई बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, और नंबर टू पी बाइक्स यानी कि पेट्रोल बाइक्स। ये जो है ये दो किस्म की बाइक्स जो हैं ये ऑफर की जा रही है। आफ्टर अगला क्वेश्चन है जी, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन आई चेंज द चॉइस ऑफ बाइक अंडर द स्कीम। यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या एक दफ़ा जब अप्लाई कर दिया जाए तो क्या मैं, अगर मैंने पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई किया है लेकिन मैं लाहौर में रहता हूँ, तो क्या मैं अपनी उस पेट्रोल बाइक को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो पेट्रोल बाइक की बजाय ई बाइक के लिए मैं उसको स्विच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जब तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट इसकी 29 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल से पहले आपके पास ऑप्शन होगा। आप अपनी एप्लीकेशन को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कर सकेंगे। और अपनी, अगर आपने ई बाइक पहले अप्लाई किया था और बाद में आपका पेट्रोल बाइक का माइंड बन गया, तो आप ई बाइक से पेट्रोल बाइक पे कन्वर्ट हो सकते हैं या पेट्रोल बाइक से ई बाइक पे कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज जो है ये आपको 29 अप्रैल से पहले पहले करना होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आई एम फीमेल स्टूडेंट कैन आई अप्लाई फॉर द पेट्रोल बाइक। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। फीमेल जो है वो दोनों बाइक्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी और पेट्रोल बाइक के लिए भी, लेकिन दोनों बाइक्स के लिए इकट्ठा नहीं अप्लाई कर सकते। या तो पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई करेंगे या फिर ई बाइक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस एम आई स्टिल एलिजिबल फॉर द बाइक दैट आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम। क्या मैं, ड्राइविंग लाइसेंस ना नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। ये हमने पहले भी बात की हुई है कि नहीं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सिंपली जाके ड्राइविंग ई लाइसेंस जो होता है, सॉरी जो लर्निंग लाइसेंस होता है, उसके लिए आप अप्लाई करें सिंपली, और वो आपको 5-10 मिनट में वो बन जाता है, उसमें कोई इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। वो आप बनवा के रख लें और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर ड्राइविंग परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर फीमेल स्टूडेंट एज वेल। क्या फीमेल के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए? तो बिल्कुल इसका आंसर है यस। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है, उसके बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन आई अप्लाई फॉर टू बाइक्स। तो दो बाइक्स के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नो, आप दो बाइक्स के लिए इकट्ठा अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक स्टूडेंट एक बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है कैन आई कस्टमाइज माई इंस्टॉलमेंट प्लान फॉर द बाइक। तो ये आ गया जी वो क्वेश्चन, जिसके मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप क्वेश्चन, ये जो बाइक ले रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं और जो आपके हिस्से में अमाउंट आएगी वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या मैं अपने इंस्टॉलमेंट का जो प्लान है उसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकता हूँ किस्त। यानी कि अगर मेरे हिस्से में 10,000 रुपये किस्त आ रही है तो क्या मैं उसको 6,000 रुपये ला सकता हूँ, या मेरे हिस्से में 5,000 रुपये किस्त आ रही है पर मंथ तो क्या मैं उसका 3,000 रुपये कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है नो। ये जो बाइक्स दी जा रही हैं ये बैंक ऑफ पंजाब की हेल्प से दी जा रही हैं, इसमें यानी कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो इन्वॉल्व है। और इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी आपको बीओपी के थ्रू ही मिलेगा, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ही मिलेगा, और जो प्लान बैंक देगा आपने उसी को फॉलो करना होगा। आप उसमें अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसकी अमाउंट या उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद है जी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर द बाइक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइस। यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन की जो प्राइस है वो भी इस बाइक की प्राइस में शामिल होगा। आपको पता है जब आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, कोई गाड़ी कोई बाइक वगैरह खरीदते हैं तो आपको पहले वो रजिस्टर करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपने नाम पे। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसकी अलहदा से प्राइस है, तो वो प्राइस जो है वो अलग से होगी और वो इस प्लान में शामिल नहीं है। जो भी रजिस्ट्रेशन पे कॉस्ट आएगी वो आपको अलग से पे करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी, कैन माई सिबलिंग यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज स्टूडेंट ऑल्सो अप्लाई अंडर दिस स्कीम। यानी कि दो बहन भाई हैं या दो भाई हैं या दो बहनें हैं, क्या वो भी दोनों अप्लाई कर सकती हैं? तो आंसर इज़ यस, बिल्कुल। आप जितने स्टूडेंट्स हैं आपके बहन भाई वो सारे के सारे अगर एलिजिबल हैं तो वो सारे के सारे एक एक बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेड बाय पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी। एक तो है ई बैलेटिंग,
अब मैं थोड़ा-सा इसको बारे में आपको बताता हूँ। एक होनी है ई-बैलेटिंग और एक होनी है पोस्ट बैलेटिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट बैलेटिंग से रिलेटेड। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ई-बैलेटिंग क्या होनी है। ई-बैलेटिंग ये होगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ये जो हमने यहाँ पर प्रोसेस देखा था, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपने लॉगिन किया और आपने एप्लीकेशन फ़िल की, फ़िल करने के बाद आपने उसको सबमिट करवा दिया, ठीक है? जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो आपकी पहले एक कुर्रानंदाज़ी होगी और वो जो कुर्रानंदाज़ी होगी वो कहलाएगी ई-बैलेटिंग, ठीक है? वो जो कुर्रानंदाज़ी है वो आपकी की जाएगी, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है गवर्नमेंट की और वो इसकी कुरानंदाज़ी करेगी। तो वो कौन-सी है, अभी ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ पर आ जाएगा, उसका नाम अभी बाद में हम देख लेते हैं अभी उसको। तो वो करेगी, ठीक है? उसमें उस पहली जो कुरानंदाज़ी होगी, अगर आप उसमें आपका नाम आ जाता है, ठीक है? तो उसके बाद फिर एक और कुरानंदाज़ी होगी और उसको बोलते हैं पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी। वो बैलेटिंग नहीं होगी, सॉरी, कुरानंदाज़ी नहीं होगी, वो स्क्रूटनी होगी, ठीक है? पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी। जब आपकी कुरानंदाज़ी हो जाएगी, आपका नाम उसमें आ जाएगा, तो उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में क्या होगा? इसमें जो बैंक ऑफ पंजाब है या जो जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वैसे तो इनका बैंक ऑफ पंजाब ही है जो सपोर्ट कर रहा है। तो बैंक ऑफ पंजाब क्या करेगा? आपका नाम आ चुका है, तो अब आपके वो गारंटर को चेक करेंगे और को-बॉरोवर को चेक करेंगे। गारंटर कौन है? ज़ाहिर-सी बात है, आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ी ना पे करेंगे इंस्टॉलमेंट। आपकी इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा? आपके वालिद साहब या आपके बहन या आपका भाई, कोई भी जो आपका रिलेशन में है, वो आपका पे करेगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है? जो यानी कि जिसका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो आपकी किस्तें अदा करेगा। तो उसको हम बोलते हैं गारंटर। आपके वालिद साहब अगर किस्तें दे रहे हैं, तो वो आपके गारंटर कहलाएँगे या को-बॉरोवर कहलाएँगे, ठीक है? अच्छा, बीओपी क्या करेगा? बीओपी आपका जब कुरानदाज़ी में नाम आ गया, तो अब वो आपके गारंटर को चेक करेगा कि क्या आपका गारंटर या को-बॉरोवर जो है वो आपकी किस्त देने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। क्या उसकी इतनी इनकम है कि वो आपकी किस्त दे सके? क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है? क्या यानी कि वो उसने अगर कोई पहले से कोई कर्ज़ा-शर्ज़ा लेके कोई माफ़-मूफ़ तो नहीं कराया हुआ, या कुछ ऐसा मसला तो नहीं है? यानी कि वो किसी बैंक से कोई इंसॉल्वेंट वगैरह तो डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, कुछ ऐसा तो मसला नहीं है उसका। वो यानी कि वो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो उसकी अच्छी तरह सारी छानबीन करेगा। उसको बोलते हैं पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी, ठीक है? तो कुरानदाज़ी में नाम आने के बाद की छानबीन, तो ये बैंक ऑफ पंजाब करेगा। और बैंक ऑफ पंजाब को अगर लगा कि आपका जो गारंटर है वो आपकी किस्त देने की सलाहियत नहीं रखता, इस्तात नहीं रखता, तो वो आपका नाम कैंसिल कर सकता है, ठीक है? और अगर उसको लगेगा कि नहीं जी ठीक है, आपका गारंटर जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, तो फिर वो आगे अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, हाउ वुड द बैलेटिंग टेक प्लेस? ये बैलेटिंग कैसे होगी? ये है जी वो ऑर्गेनाइजेशन PITB, यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये पहले ई बैलेटिंग करेगा, ठीक है जी? ये आपकी कुरानंदाज़ी करेगा और अगर आपका इसमें नाम आ गया, तो इसके बाद आप चले जाएंगे पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी में, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, उसके बाद है जी, हाउ द कोटा फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट पंजाब आउटसाइड पंजाब स्टूडेंट्स शैल बी एलोकेटेड। ये कैसे, ये कोटा कितना है ये हमने शुरू में देख लिया हुआ है कि 1000 ई बाइक्स हैं, उसमें से 700 जो है वो मेल के लिए हैं और 300 जो वो फीमेल के लिए है। इसी तरह 19,000 बाइक्स जो है पेट्रोल बाइक्स ऑफ़र की जाएंगी, उसमें से कुछ जो हैं ये मेल के लिए हैं और ये वाली जो 7324 ये फीमेल के लिए है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कोटा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल देयर बी एनी मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल? यानी कि अगर किसी को कोई इसमें डाउट है, इस सारे प्रोसेस में कोई चाहता है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा नाम नहीं आया इसमें, ये वो, अगर कुछ उसको एतराज़ है, तो क्या वो एतराज़ कहीं पे एड्रेस कर सकता है अपना? यानी कि वो एतराज़ अपना किसी को बता सकता है? तो बिल्कुल जी, इसका आंसर है येस। आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए आपको एक ऑनलाइन ग्रीवियंस ऑनलाइन आपको वेब पोर्टल दिया जाएगा और वहाँ पर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकेंगे और अपना एतराज़ जो है वो वहाँ पर लिख के दे सकेंगे। और वो लिंक जो है वो आपको ये 29 के बाद आपको दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इज़ दिस स्कीम वैलिड फॉर दोज स्टूडेंट्स आल्सो हु आर नॉट सपोज्ड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑन रेगुलर बेसिस? यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये उन लोगों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये है स्कीम जो रेगुलर अटेंड नहीं करते? यानी कि
जो प्राइवेटली बीए कर रहे हैं या एफए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये स्कीम है? तो इसका आंसर है जी नो। ठीक है, एक ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी ये स्कीम नहीं है, क्योंकि ये लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते। ठीक हो गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई परचेज बाइक ऑफ एनी प्राइस अंडर द स्कीम। तो इसमें उन्होंने, यानी कि क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसके कोई भी बाइक ले सकता हूँ इस स्कीम के तहत, यानी कि कोई हैवी बाइक लेना चाहता है अगर, तो क्या वो भी ले सकते हैं? तो इसका आंसर उन्होंने दिया जी बिल्कुल, आप जौन सी मर्जी बाइक लें, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 2,50,000 से नीचे नीचे होनी चाहिए। यानी कि ई बाइक्स अंडर द स्कीम इज़ लिमिटेड अप टू ₹2,50,000, और पेट्रोल बाइक की जो लिमिट है वो है 1,50,000। ठीक है, यानी कि अगर आपने ई बाइक के लिए अप्लाई किया है तो उसकी जो कॉस्ट है, आप कोई भी ई बाइक ले सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 2,50,000 या इससे कम होनी चाहिए। और अगर आप पेट्रोल बाइक लेना चाहते हैं तो कोई भी पेट्रोल बाइक ले लें, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 1,50,000 या उससे कम होनी चाहिए। आप जौन सी मर्जी ले लें। ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने देनी है, उसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, तो ये आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, लेकिन प्राइस उसकी इस लिमिट के अंदर हो। अगला क्वेश्चन है जी, शेल द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट एनी मनी अंडर द स्कीम। गवर्नमेंट कोई पैसे देगी? बिल्कुल जी देगी, बिल्कुल देगी। आप देखते हैं जी कितने पैसे देगी, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। इसमें स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है कि अगर आपने कोई बोरो करनी है, कोई आपने उधार लेनी है, बाइक वगैरह कुछ भी लेना है, तो उसकी 30% इक्विटी जो है वो आपने देनी है। यानी कि जो खरीद रहा है, यानी कि स्टूडेंट अगर वो बाइक ले रहा है, तो जितने की वो बाइक होगी उसका 30% जो है वो स्टूडेंट पे करेगा। ठीक है, मसलन इसकी एक एग्जांपल दी गई है, वो ज़रा ध्यान से समझ। मसलन एक बाइक है जिसकी प्राइस है 1,50,000, आप वो लेना चाह रहे हैं उधार। तो 1,50,000 का 30% देखें तो कितना बनेगा जी? 45,000 रुपीज़। तो ये आपने अपफ्रंट इक्विटी पे करनी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं एडवांस। ये आपने एडवांस पे करना है। लेकिन आपने 1.5 लाख वाली बाइक तो सिलेक्ट कर ली, उसका 45,000 जो है वो बनता है एडवांस। तो अब इस 45,000 में से 20,000 जो है शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। लो जी, अब ज़रा ध्यान से देख लो कि आपने 1.5 लाख वाली बाइक ली और जिसके लिए आपने अप्लाई किया। ठीक है, उसका 30% कितना बना? 45,000, जो कि आपने एडवांस देना है। लेकिन आप 45,000 नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? 20,000 रुपीज़ उसमें आपको गवर्नमेंट देगी और 25,000 आप कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, और ये इस तरह आपका 45,000 जो है वो पे होगा। ये बाइक की कॉस्ट है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो आपको एडवांस में लेंगे। मैं आपको ये एडिशनली बता रहा हूँ कि वो आपसे एडवांस लेंगे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है। और एक इंश्योरेंस की अमाउंट होती है, वो भी आपसे वो एडवांस में लेंगे। तो ये टोटल अमाउंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, मसलन कोई शायद 70 के करीब, 70-80 के करीब बन जाएगी। तो वो आपने एडवांस पे करनी होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मिला के, इंश्योरेंस कॉस्ट मिला के इतना बनेगा तकरीबन। ठीक है, तो ये बाकी इन्होंने बताया जी हम लोग 1 बिलियन रुपीज़ जो है वो हम पे कर रहे हैं इस सब्सिडी की मद में। ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इज़ देयर एनी हेल्पलाइन अवेलेबल फॉर गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको गाइडेंस कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो कोई उसकी हेल्पलाइन है? जी बिल्कुल है, ये उसकी हेल्पलाइन है। पंजाब बैंक की ये हेल्पलाइन है, 042 111 333 267। यहाँ पर आप कॉल करके इनसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपके जहन में क्वेश्चन अगर आते हैं, इसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा कोई अगर आते हैं, तो आप इनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ आई सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेब पोर्टल शैल माई नेम बी इंक्लूडेड इन द ई बैलेटिंग फॉर बाइक्स। कह रहे हैं जी कि मैं अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंड कर देता हूँ तो क्या मेरा नाम ई बैलेटिंग में शामिल होगा? नो। बिफोर क्वालिफाइंग for the e-balloting stage, you're bona fide as a regular student of graduate college university recognized by the HEC eligibility for the e-bikes और डोमिसाइल और सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो सारा क्राइटेरिया जो है अगर आप उसमें बिल्कुल आप वो पूरा उतरते हैं तो आप शामिल होंगे। अदरवाइज़ ये जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पोर्टल पे और आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, तो आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि जी मेरा नाम तो ई बैलेटिंग में आने ही वाला है। ऐसा नहीं है। अगर आप
बिल्कुल क्वालिफ़ाई करते हैं, क्वालिफ़िकेशन जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं, क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आप ई-बैलेटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, आपका नाम ई-बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बीओपी रिजेक्ट डिक्लाइन द लोन एप्लीकेशन ऑफ द स्टूडेंट? क्या बीओपी अपनी लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट या डिक्लाइन कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता वो, ठीक है? तो इसके लिए बीओपी क्यों रिजेक्ट करेगा? नंबर वन, अगर तो अनसेटिस्फैक्ट्री फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, यानी कि आपका जो गारंटर है या जो को बॉरोवर है जिसने आपके पैसे देने हैं, जिसने आपकी इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर वो फिजिकली वेरीफाई नहीं होता, अनसेटिस्फैक्ट्री फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, तो वो जो बीओपी है, आपका नाम बेशक ई बैलेटिंग में आ चुका है, आपका नाम कुरानंदाजी में आ चुका है और आप खुश हो गए कि भी हमारी तो बाइक मिलने ही वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपके बाद में जो स्क्रूटनी होनी है, जिसको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी, उसमें जाके बीओपी भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो वो किस बेस पे करेगा? नंबर वन उसकी रीज़न ये है। नंबर टू, एनी बैड क्रेडिट हिस्ट्री, कोई अगर पहले से बुरा तजर्बा हो चुका है, आपका जो पास्ट है आपके गारंटर का वो ठीक नहीं है, ठीक है? यानी कि कर्जा लेने देने के चक्कर में पैसे लेके भाग जाता है या पैसे वापस नहीं करता या इंस्टॉलमेंट लेट कर देता है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हाई डीबीआर, डेट बर्डन रेशो, यानी कि पहले भी उसने बड़े कर्जे लिए हुए हैं, ठीक है? और वो मज़ीद आपके हिस्से का भी कर्जा अपने सर पे ले रहा है, तो भी बैंक जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है, आपका नाम निकाल सकता है। फेलियर टू कंप्लाई विद द नेम्स स्क्रीनिंग एंड अदर रेगुलेटरी चेक्स, अगर वो कोई और कुछ चेक चेक करते हैं कि चीज़, और वो आपका जो गारंटर है, को बॉरोवर है, वो अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता बैंक को, तो वो आपका नाम निकाल सकते हैं। सबमिटिंग फेल्स फेक फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द बैंक, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है बैंक को और बाद में वो जाली निकल आती है, तो भी बैंक आपका नाम निकाल देगा, आपका जो लोन है उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक हो गया? व्हाट इज़ डेट बर्डन रेशो? ये आपके काम की चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आके इसको पढ़ सकते हैं। डेट बर्डन रेशो क्या होती है और हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे इतना ज़्यादा, इसको बस इतना ही ध्यान में रखें कि अगर आपने पहले से कुछ काफ़ी काफ़ी कर्जे लिए हुए हैं, आपके जो गारंटर है उसने पहले से कर्जे लिए हुए हैं, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है? तो ये उसके ये कर्ज़ों को, पहले वाले कर्ज़ों को चेक करते हैं और उसकी एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसको डीबीआर कहते हैं। अगर वो डीबीआर जो वो 40% से ज़्यादा हो जाए तो आपका नाम बिल्कुल वो निकाल देंगे। डीबीआर 40% का मतलब ये है कि आपके, अगर फ़र्ज़ करें आपका जो गारंटर है उसके पास 1 लाख रुपए के कोई टोटल एसेट्स हैं, उसका घर-बार ये वो सारा कुछ मिला मिलू के 1 लाख है और 40,000 के उसने कर्ज़े देने हैं। इसका मतलब है 1 लाख में से 40,000 कर्ज़ा निकल जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं 40% डीबीआर। तो ये डेट बर्डन रेशियो है 40%। देखिए टोटल एसेट्स का अगर 40% उसका कर्जे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी डीबीआर 40% है। तो डीबीआर जैसे ही 40% होगी तो आपका नाम बैंक निकाल देगा, आपको लोन नहीं देगा, आपको बाइक नहीं मिलेगी, ठीक हो गया? और अगर ये कम आती है, यानी कि 1 लाख रुपए के उसके एसेट्स हैं और उसकी जो डीबीआर रेशियो है वो आ जाती है 20%, यानी कि 20,000 कर्जा है उसके ऊपर, 10,000 कर्जा है, तो इसका मतलब है फिर चांस है आपका नाम, आपके नाम पे लोन निकल आएगा, आपको बाइक मिल जाएगी। व्हाट इज़ डेट बर्डन रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर द बाइक स्कीम? ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये 40% होनी चाहिए या इससे लेस होनी चाहिए। उसके बाद है जी, वाई को बोरोवर गारंटर इज़ रिक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम? भाई वो कह रहे हैं जी गारंटर क्यों चाहिए भाई, हम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे बिहाफ पे हमें बाइक दे दो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट जी किसने देनी है, किसने किसने देनी है, किसने तो आपने गारंटर ने ही देनी है ना, तो इसलिए गारंटर यहाँ पर ज़रूरी है। विच काइंड ऑफ डिटेल्स को बोरोवर गारंटर विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द लोन एप्लीकेशन? जब आपने लोन एप्लीकेशन देनी है तो गारंटर की कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एप्लीकेशन फिल करने लगे तो आपके पास ये 3 चीज़ें होना लाजमी है। आपका जो गारंटर है की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनका नाम, वालिद का नाम, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका होम एड्रेस, ये वो सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद उसकी इनकम की डिटेल्स होनी चाहिए। इनकम की डिटेल्स का मतलब है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी आमदनी है, महीने का कितना कमा लेते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस लोन्स वैलिड, अवेल्ड, सॉरी वैलिड नहीं अवेल्ड, अलॉन्ग विद देयर करंट स्टेटस एंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? यानी कि अगर पहले उन्होंने कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसकी वो कितनी किस्त जा रही है जी, उस कर्जे की जो पहले से ले रखा है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी द को बोरोवर और गारंटर, यानी कि आपका गारंटर कौन कौन बन सकता है? नंबर वन, पेरेंट्स बन सकते हैं, वालिद वालदा। नंबर टू, स्पाउस बन सकते हैं, यानी कि हस्बैंड का गारंटर वाइफ बन सकती है, वाइफ का गारंटर हस्बैंड बन सकता है।
ब्रदर सिस्टर यानी कि भाई का गारंटर बहन बन सकती है, बहन का गारंटर भाई बन सकता है, लेकिन गारंटर ज़ाहिर बात है वो होगा जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। ठीक है? अच्छा जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोर्स ऑफ इनकम? ये सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि आमदनी कहाँ से आ रही है। यानी कि अगर कोई शख्स है, आपके जो वालिद साहब हैं, हो सकता है उनकी सैलरी इनकम आ रही हो सकता है उनकी कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, वो कोई कारोबार करते हैं वहाँ से इनकम आ रही है, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब ना कोई उनका सैलरी है ना कोई बिजनेस है, बल्कि उनकी अपनी ज़मीन है, वहाँ पर वो वहाँ से इनकम आती है। रेंटल इनकम मतलब कि उन्होंने कोई दुकानें शुकानें किराए पे दी हुई हैं, या घर को किराए पे दिए हुए हैं, या प्रॉपर्टी उनको किराए पे दी हुई है और वहाँ से इनकम आ रही है। ठीक है, तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या कहलाएगा? रेंटल इनकम। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, लायर, यानी कि इस तरह का कोई प्रोफेशनल है वो खुद, और वो खुद इस तरह का काम करते हैं, खुद का अपना बिजनेस है, खुद ही अपने मुलाजिम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने खुद बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। यानी कि डॉक्टर, लायर, टीचर भी हो सकता है इसमें, ठीक है, सिंगर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। एंड अदर इनकम, अगर इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आमदनी आ रही है, बेसिकली वो क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ इनकम। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल इनकम? ये इतनी ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है। फॉर्मल इनकम वो होती है जिसके बारे में आप टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल अपना टैक्स जमा करवाते हो, ठीक है, दैट इज़ फॉर्मल इनकम। ठीक है, इन केस ऑफ इनकम कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू द अबव मीन्स, यानी कि अगर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू वेरीफाई की जा सकती है तो वो कहलाती है फॉर्मल इनकम। और अगर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू वेरीफाइएबल नहीं है तो वो कहलाती है इनफॉर्मल इनकम। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, पर क्या में इतने इसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड बाय बीओपी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम? अगर तो वो फॉर्मल इनकम है, आपके वाले साहब की, आपका जो गारंटर है उसकी फॉर्मल इनकम है, तो वो तो ज़ाहिर बात है सिंपल टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू वो वेरीफाई हो जाएगी कि भाई वाकई इस बंदे की इतनी इनकम है। यानी कि जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं, उनका टैक्स डिडक्ट होता है और वो टैक्स डिपार्टमेंट को जमा भी होता है, तो सैलरी स्लिप जो मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इस बंदे की इतना टैक्स कटा है, तो वो टैक्स के हिसाब से पता चल जाता है कि इस बंदे की इनकम फिर कितनी हो, वो तो फॉर्मल इनकम। लेकिन अगर इनफॉर्मल इनकम है, इनका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू कोई इनकम आ रही है, तो ज़ाहिर बात है टैक्स डिपार्टमेंट से तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसकी इनकम कितनी है, तो उसके लिए फिर बीओपी ज़ाहिर बात है आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा कि भाई ये चीज़ें ला के दो, ताकि हमें पता चले कि वाकई आपका कोई इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपकी कोई इनकम आती है। बेसिकली बैंक को जो है मेन ये चीज़ है, बैंक को ये है कि वो ये बस कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई आपके पास इनकम आती है। ठीक है, अच्छा, बीओपी क्या पूछेगा फिर आपसे? अगर तो फॉर्मल इनकम है तो वो सैलरी स्लिप से पता चलेगा, लेकिन इनफॉर्मल इनकम है तो वो उसके लिए क्या करा, वो आपसे कहेगा कि भी बिजली का बिल लेके आओ, ठीक है, पेड फी चालान लेके आओ, जो बच्चे की फीस जमा करवाई है उसका चालान लेके आओ, रिसीट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे को जो जमा करवाया है उधर स्कूल में दाखिल करवाया है उसके कोई जो रिसीट वगैरह वो लेके आओ, सेल परचेज रिसीट इन केस ऑफ शॉप्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस, और ब्ला ब्ला ब्ला, तरह की कुछ चीज़ें जो है वो बैंक आपसे पूछ सकता है। तो वो तो बाद की बात है, और इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें चाहिए। हाउ वुड स्टूडेंट नो अबाउट अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ लोन बाय द बीओपी? कैसे पता चलेगा भी हमारा जो लोन है वो एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है? ठीक है, तो क्या होगा जी, बीओपी शैल ब्रॉडकास्ट एसएमएस, मैसेज करेगा स्टूडेंट, ठीक है, कहाँ मैसेज करेगा? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पे। जो आप यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन करनी है उस वक्त आप लोग जो भी एप्लीकेशन में अपना फ़ोन नंबर देंगे, वो उस नंबर पे आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि जी आपका लोन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोस्ट अप्रूवल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट? ठीक है जी, यानी कि क्या जब आपका लोन एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको लोन वो देंगे, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं आपके पास क्या होना ज़रूरी है? साइनिंग ऑफ फैसिलिटी ऑफर लेटर, ये आपके पास होना चाहिए। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, आपको बीओपी में एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और डिपॉजिटिंग डाउन पेमेंट इन द बैंक अकाउंट, और जितनी भी डाउन पेमेंट मतलब एडवांस, वो जो एडवांस आपने जमा करवाना है, वो जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे बैंक में तो आपको वो जो एडवांस है वो आपको उस अकाउंट में जमा पड़ेगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ लीगल चार्ज डॉक्यूमेंट्स, और आपको कुछ वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको साइन करवाएंगे वो बैंक वाले आपसे। वो तो अल्लाह करे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, तो ये चीज़ें तो उसके बाद की हैं, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, जब हम बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाने जाते हैं तो काफ़ी सारे अकाउंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमसे साइन करवाए जाते हैं। इसी तरह जब लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपसे वो साइन करवाएंगे।
चुप करके कर दिएगा अगर लेना है लोन। हाउ शैल द बाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शैल द बाइक बी डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट स्टूडेंट। बाइक कैसे मिलेगी भैया, असल काम तो ये है, बाइक कैसे मिलेगी इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। अपॉन रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द वेंडर देयर वेंडर और देयर डीलरशिप, जैसे ही वहाँ से रसीद मिलेगी, दे शैल ईदर बुक द बाइक और इफ रेडिली अवेलेबल विल इन्फॉर्म द बीओपी। जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी, आप बाइक बीओपी आपको ओके ग्रीन सिग्नल दे देगा, तो फिर क्या होगा, अपॉन रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द ऑनर, सॉरी वेंडर, एक आपको दे शैल ईदर बुक द बाइक, यानी कि वो जो डीलर है वो फिर आपके लिए बाइक बुक करवाएगा, या फिर अगर उनके पास मौजूद है तो वो फिर बीओपी को इन्फॉर्म कर देगा, बैंक ऑफ पंजाब को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई हमारे पास बाइक खड़ी है, आप देना चाहते हैं तो दे दें। ठीक है, और फिर बैंक इन्फॉर्म कैसे करेगा, इट्स चेसी नंबर, वो जो चेसी नंबर होता है वो वाला नंबर, इंजन नंबर फॉर द इंश्योरेंस, ये दो नंबर होते हैं, एक चेसी नंबर होता है और एक इंजन नंबर होता है। ये दोनों नंबर जो हैं ये बैंक ऑफ पंजाब को भिजवा दिए जाएंगे कि आप ये वाली बाइक जो है ये हमारे पास अवेलेबल है। वो कौन भिजवाएगा, डीलर, यानी कि वो जो बाइक वाला शोरूम होता है उसको बोलते हैं। तो वो आप भिजवाएगा इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ पंजाब को भाई, और क्या इन्फॉर्मेशन भिजवाएगा, चेसी नंबर भिजवाएगा और इंजन नंबर भिजवाएगा। और जो बैंक है वो ये इन दोनों नंबर की बेस पे इस बाइक की इंश्योरेंस करवाएगा। ठीक है, अपॉन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब ये इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ पंजाब को मिलेगी, द बीओपी शैल अरेंज इट्स इंश्योरेंस, तो फिर जो बीओपी है यानी कि बैंक ऑफ पंजाब उस बाइक की इंश्योरेंस करवाएगा। ठीक है, इशू डिलीवरी ऑर्डर इन द नेम ऑफ कंसर्न्ड डीलरशिप, और फिर एक डिलीवरी ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया जाएगा इसके नाम पे, वो जो डीलर होगा बाइक्स वाला उसके नाम पे एक डिलीवरी ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। हैंड ओवर डिलीवरी ऑर्डर टू द स्टूडेंट फॉर डिलीवरी ऑफ बाइक, और ये डीलरशिप को कैसे भिजवाएगा, उस डीलर को कैसे भिजवाएगा, ये स्टूडेंट को दे दिया जाएगा डिलीवरी ऑर्डर। और ये डिलीवरी ऑर्डर लेके स्टूडेंट खुशी खुशी जाएगा अपने डीलरशिप के पास, उस डीलर के पास, बाइक्स वाले के पास, और उसको ये वाला जो डिलीवरी ऑर्डर है उसको पकड़ाएगा और वहाँ से अपनी बाइक निकलवा लेगा। हो गया जी। हु विल अरेंज द इंश्योरेंस ऑफ द बाइक, ये बाइक की इंश्योरेंस करवाएगा कौन, करवाएगा, ये तो अभी अभी हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब, ये उसकी इंश्योरेंस करवाएंगे, लेकिन पैसे जनाब आपकी पॉकेट से लिए जाएंगे, ये याद रखिए। ठीक है? अच्छा, व्हेन विल, अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल बी, सॉरी, व्हेन विल द बीओपी इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू द बोरोवर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसफर ऑफ बाइक, ये एनओसी कब देगा, एनओसी इसलिए टू द बोरोवर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसफर ऑफ बाइक, बाइक अगर आपने आगे किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए एनओसी चाहिए होगा, और वो एनओसी कौन देगा, बीओपी देगा। किसको देगा, बोरोवर को, यानी कि जो आपका गारंटर है, जो आप हैं स्टूडेंट। वो कब मिलेगा, एनओसी शैल बी इशूड बाय द बीओपी अपॉन फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ बाइक लोन फैसिलिटी। जनाब 2 साल का ये लोन है, 2 साल की किस्तें हैं, 2 साल की किस्तें जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो आपको एनओसी मिल जाएगा, क्योंकि आप फुल और फाइनल एडजस्टमेंट कर चुके होंगे, सारे पैसे आप दे चुके होंगे, तो उस वक्त आपको एनओसी एक जारी किया जाएगा, और इस एनओसी का मतलब होगा कि अब ये बाइक आपकी है जनाब, और आप इसको आगे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो, बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसके लिए क्या चीज़ें, लोन इंस्टॉलमेंट इज पेएबल ऑन मंथली बेसिस। नंबर वन, आपने मंथली बेसिस पे किस्तें देनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन अकाउंट, वो जो आपने अकाउंट खुलवाया था बैंक में बीओपी में, उसमें आपने वो जमा करवानी है, स्पेसिफिकली ओपनड विद द बीओपी फॉर द स्कीम बाय बोरोवर, को बोरोवर, जो आपका बोरोवर या को बोरोवर ने अकाउंट ओपन करवाया था, इसी मकसद के लिए करवाया था कि इसमें हम लोग किस्तें जमा करवाएंगे, वहाँ पर आपकी ये किस्त हर महीने जमा होनी चाहिए। अगर होगी किस्त लेट, पीओपी कभी नहीं माफ़ करने। लेट पेमेंट चार्जेस, किस्त अगर लेट हुई तो आपको चार्जेस पड़ेंगे उसके। ठीक है, शैल अप्लाई इन केस ऑफ डिले इन डिपॉजिटिंग द मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पड़ना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी किस्त डेट से लेट हुई तो। ये थे काफ़ी सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो नहीं थे, मैं कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपको क्लियर हो चुकी हैं इस वीडियो से कि क्या क्या इसमें आने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे जनाब,
नई बाइक्स मिलने लगी हैं। जैसे कि हमें फ्री लैपटॉप मिले थे, इसी तरह फ्री बाइक्स मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप बाइक किस्तों पे लेने का सोच रहे थे और आपको लग रहा था कि 1.5 लाख वाली बाइक 2.25 लाख या 2 लाख में मिल रही है किस्तों पे, तो भाई आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अप्लाई करें और आपकी जो 1.5 लाख वाली बाइक है वो हो सकता है 1,20,000 1,30,000 में आपको मिल जाएगी, वो भी 2 साल की किस्तों पे। ठीक है। और 2 साल की किस्तों में आपने पैसे देने हैं, यानी कि 24 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पैसे देने हैं। तो किस्तों में भी मिल रही है और असल प्राइस से कम भी मिल रही है। सूद सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, वो आपने नहीं देना। और थोड़े से पैसे आपकी बाइक में भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस हवाले से उन लोगों के लिए जिनके पास सवारी नहीं है और वो लेना चाहते हैं और किस्तों में मिल नहीं रही थी, किस्तों पे महंगी मिल रही थी, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप बीओपी के हेल्पलाइन से पूछ लिएगा, और अगर वहाँ से भी आंसर ना मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।